मोहल्ले की सब सास बहुएं आज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उनकी किटी पार्टी में आज एक नई बहू आने वाली थी। अरे आओ मंजू आंटी, बहुत देर लगा दी अपनी बहू रिया को लाने में। तो और क्या, अरे मेरी बहू है ही इतनी लाजवाब कि उसे ऐसे ही कैसे सबसे मिला दूं, थोड़ा इंतजार तो बनता है। हाँ, हम समझते हैं कि नई बहुरिया खास कैसे है। अरे भाई, मोहल्ले की पहली लव मैरिज है तो मंजू तो इतराएगी ही। सभी हंसते लगते हैं। अंजू अपने साथ साथ अपनी नई बहू को लेकर आई थी। उसने घूंघट भी कर रखा था। वो सबके बीच बैठ जाती है। देखो तो कैसे एक हाथ का घूंघट कर रखा है बहू ने। अरे इसे कहते हैं संस्कार। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अब जरा बहू का घूंघट तो उठाना, हम भी तो देखे लव मैरिज वाली बहुएं कैसी होती हैं। मंजू अपनी बहू का घूंघट उठाती है और सब लोग उसे एक टक देखने लगते हैं और खूब तारीफ करते हैं। वाह आंटी जी, कितने सुंदर है ये, एकदम हीरोइन जैसी। थैंक यू भाभी जी। फिर सब औरतें नाश्ता पानी करने लगती है और अपनी किटी पार्टी की गेम्स खेलने लगती है। तभी ट्रूथ एंड डेयर में रिया का नंबर आता है। बताओ रिया, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ भाभी, मैं हमेशा सच बोलना ही पसंद करती हूँ। तो बताओ क्या सवाल पूछा जाए अपनी नई नवेली दुल्हन से। हाँ, बताओ रिया, तुम अपने पतिदेव से सबसे पहली बार कहाँ मिली थी और तुम्हें उनमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा था? पति? अरे नहीं भाभी जी, पति से तो मैं बहुत बाद में मिली। पहले तो मैं अपनी सास और ननद से मिली थी और वहीं से ये लव स्टोरी शुरू हुई थी। क्या? सब लोगों को रिया की ये बात बहुत अजीब लगती है और वो मंजू की तरफ देखने लगते हैं। मुझे ऐसे मत देखो, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। रिया हर रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ी बस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बस आकर रुकती है। शुक्र है आ गई है, वरना आज तो मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाती। रिया जैसे ही बस में चढ़ती है उसके साथ दो और लोग चढ़ते हैं। एक थी मंजू और दूसरी थी उसकी बेटी काजल। मंजू और काजल आगे वाली सीट पर बैठते हैं और रिया ठीक उनके पीछे। थोड़ी देर तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन 5 ही मिनट बाद मंजू अपने बैग से टिफिन निकालती है और वो भी पूरे 3 मंजिल का। अरे ये अचार की बड़ी सड़ी सी बदबू कहाँ से आ रही है? रिया देखती है मंजू और काजल टिफिन खा रहे थे। लो बताओ, कैसे कैसे अजीब लोग हैं। भला कोई बस में नाश्ता करता है? अरे घर में आराम से बैठकर खाना खा के आओ ना। लोगों के कितने तमाशे हैं। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा इनसे रिश्तेदारी बनानी है, ना इन्हें रोज मिलना है। रिया ही नहीं, आसपास के कई लोग मंजू और काजल की इस हरकत से चिढ़ रहे थे। हाथ होती है, कोई ऐसे चलते फिरते नाश्ता करता है, बड़े गवार लोग हैं। न जाने कैसे कैसे लोग चढ़ाते हैं बसों में आजकल। अरे ऐसे लोगों को तो घर में ही रहना चाहिए, जब तमीज सीख ले तभी घर से बाहर निकले। मंजू और काजल इस सब से बेखबर थी और बड़ी आराम से अपना नाश्ता करती है। फिर काजल एक डकार लेती है। मजा आ गया माँ, क्या नाश्ता था? हे भगवान, कैसी गंदी सी लड़की है। इनका परिवार कैसा होगा, ऐसे कोई डकार मारता है। शी, ऐसे लोगों से तो राम बचाए। जैसे तैसे रिया का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतर जाती है। लेकिन वो पूरे दिन उन्हीं माँ बेटे के बारे में सोचती रहती है और ऑफिस में अपनी सहेली को भी सब बताती है। ओफो, क्या बात करी है तू यार, ऐसे लोग भी है दुनिया में, मतलब जीरो सिविक सेंस। हाँ यार, क्या ही कहे, अब पढ़े लिखे गवार होते हैं ऐसे लोग। खैर हमें क्या करना। लंच ब्रेक में पूरे 1 घंटे तक प्रपंच करने के बाद रिया और मीना कहती हैं कि उन्हें क्या करना, कोई कुछ भी करे। अगले दिन रिया फिर से उसी बस में चढ़ती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो अपना फोन निकालकर गाने सुनने लगती है और उसे फिर से देसी घी की बहुत तेज महक आती है। ये क्या है? वो दोनों माँ बेटी आज फिर से आ गई। रिया आसपास नजर दौड़ाती है। इस बार तो मंजू और काजल उसके बगल में बैठे थे। ओफो, ये तो मेरी बगल वाली सीट में ही आकर बैठ गई। अब कैसे झेलूं इन्हें। बेचारी रिया मुंह मोड़कर बैठ जाती है। लेकिन मंजू में बहुत मैनर्स है। वो पहला निवाला खाते हुए रिया से पूछती है, अरे बेटा तुम भी चखना चाहोगी क्या? मैंने देसी घी में बाटी चोखा बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है और लहसुन की चटनी भी है साथ में। रिया के मुंह में पहले तो ढेर सारा पानी आया। बेचारी अक्सर ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में घर से ओट्स खाकर ही निकल जाती थी, लेकिन खुद को संभालती हुए उसने कहा, नो थैंक यू। रिया ने मना किया तो मंजू और काजल फिर से अपना नाश्ता करने में व्यस्त हो गए। मन ही मन रिया सोच रही थी, क्या करूं, खुशबू तो बहुत अच्छी है, स्वाद भी अच्छा होगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, वरना जैसे मैं कल तक इन्हें गवार कह रही थी आज लोग मुझे कहेंगे। अरे अच्छा थोड़ी ना लगेगा,
ऐसे तो यार होकर एकदम टिप टॉप बनूं और फिर बस में नाश्ता करते घूमूं। रिया मन ही मन अपने आप को समझा तो लेती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसे देसी घी के खाने की खुशबू अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था। यार मीना, तू यकीन नहीं करेगी, वो बस वाली माँ बेटी फिर मिल गई आज और मुझसे खाने को कहा। क्या? फिर से? मतलब हद ही यार, एक तो तू खुद बस में बैठ के नाश्ता कर रहे हो जैसे पिकनिक मना रहे हो, ऊपर से तुझे भी ऑफर कर दिया। कितनी हिम्मत है इन लोगों में, सच में बिल्कुल गवार टाइप लोग हैं। हाँ यार, लेकिन क्या? तूने खाया तो नहीं ना? नहीं खाया तो नहीं, पर यार सच बताऊं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बस दिल कर रहा था पूरा डिब्बा ही खा जाऊं। अरे पागल हो गई है क्या तू भी ना? दोनों थोड़ी देर तक हंसती है, लेकिन रिया के दिमाग में वही बाटी चोखा घूमता रहता है। अगले दिन रिया फिर से बस में चढ़ती है, लेकिन आज कुछ अजीब सा लगता है। आज उसे दोनों माँ बेटी नजर नहीं आ रही थी। अरे आज वो दोनों क्यों नहीं दिख रही है? लगता है आज आई नहीं है। चलो अच्छा ही है, कम से कम बस पे बदबू तो नहीं भरी है। रिया ने खुद को बातें बनाकर समझा तो लिया, लेकिन वो पूरे रास्ते खिड़की से बाहर कम और बस के दरवाजे की तरफ ज्यादा देखती रहती है। इतना ही नहीं, पूरे दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता। अजीब है, कल तक जिनको देख के चिढ़ रही थी, आज वही नहीं दिख रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन फिर रिया बस में चढ़ती है, लेकिन इस बार सिर्फ काजल आती है। अब रिया से रहा नहीं जाता। हेलो जी हेलो। वो आपकी मम्मी नहीं आई आज? नहीं, वो ना हमारे मामा लोग आए ना घर पर, तो मम्मी ने छुट्टी ले ली। ओह अच्छा, तो आप दोनों जॉब करते हैं? हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। मम्मी हेडमास्टर है और मैं मास्टर। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कब हंसी मजाक में दोस्ती हो जाती है पता ही नहीं चलता। रिया काजल से बात करते करते अपने मन में सोच रही थी, आज अगर इसने टिफिन ऑफर किया ना तो मैं मना नहीं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज तो काजल टिफिन ही नहीं निकालती और इस बात से रिया को बहुत दुख होता है। उसका स्टॉप आ जाता है और मजबूरी में वो उतरने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे यार, आज ही क्यों नहीं लाई ये टिफिन? बस से उतरते वक्त काजल रिया से कहती है, आज ना मेरा व्रत है इसलिए टिफिन नहीं लाई। अब इतनी भूख लग रही है, क्या बताऊं, आदत नहीं है ना। हाँ, बस आज ही व्रत होना था इसे। बेचारी रिया अपने ठंडे अरमान लेकर बस से उतर जाती है और अगले दिन आखिरकार दोनों माँ बेटी रिया को फिर से बस में मिलती हैं। आज तो पक्का इनका नाश्ता खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो रिया, मैंने मम्मी को बताया कल हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ भाई, एक दिन में आई नहीं और उससे में तुम्हारी दोस्ती भी हो गई है। जी आंटी जी, वो मेरी दोस्ती जल्दी हो जाती है। रिया का सारा दिमाग तो था टिफिन पर और जैसे ही मंजू टिफिन निकालती है, हाय वही खुशबू, वही देसी घी, पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है। रिया की धड़कनें तेज हो जाती है। अरे बेटा, अब तो तुम्हारी और काजल की दोस्ती भी हो गई है ना, आज मना मत करना। आज मैंने खास मूंग दाल के लड्डू और आलू की पूड़ी बनाई है। नहीं आंटी जी, आज मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लाइए। रिया जैसे ही पहला कौर खाती है उसकी आंखें चमक उठती है। आंटी, वो तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मतलब इतना टेस्टी खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। वो क्या है ना, मैं घर से दूर रहकर यहाँ जॉब कर रही हूँ इसलिए। देखा, मैंने कहा था ना, मम्मी का खाना खा लिया तो बाहर का सब भूल जाओगी। सच में, अब तो रोज आपके साथ बस में मैं नाश्ता करूंगी। जैसे कल तक रिया मंजू और काजल को बस में नाश्ता करते देखकर मुंह बनाती थी, वैसे ही आज उसे देखकर बस के बाकी लोग भी चिढ़ रहे थे। अरे भाई, अब तो 3 लोग बस में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। अरे पहले तो हम इन्हें गवार कहते थे, अब देखो और लोग भी इनसे सीख रहे हैं। लगता है ये बस जल्दी ही टिफिन पार्क बन जाएगी। कल तक तो रिया को ये सारी बातें ठीक लग रही थी, लेकिन आज जब उसे खुद खाना था तब उसने फौरन पलट कर जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ आंटी, खाना खा रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? और वैसे भी इतना टेस्टी खाना हो तो कोई खुद को रोक नहीं सकता। सही कहा इसने। अरे पेट भरा रहेगा तो दिमाग भी सही चलेगा। सब चुप हो जाते हैं और तीनों आराम से नाश्ता करने लगते हैं। अब तो ये रोज का रूटीन बन गया था। यहाँ तक कि रिया ने तो घर से नाश्ता बनाना ही छोड़ दिया था ऑफिस में। यार मीना, लाइफ कितनी सेट है यार, अब तो मैं घर में नाश्ता ही नहीं बनाती। क्यों?
क्योंकि अब मेरे पास मंजू आंटी का टिफिन जो है। अरे यार, ऐसा खाना मिलता है कि होटल भी फेल है उसके आगे। है, कल तक उनकी बुराई करती थी, आज तुझे वो अच्छी लग रही है, बड़ी अजीब बात है। अब जो है सो है दोस्त। एक दिन सैटरडे था, रिया बड़ी उदास थी। आंटी जी मैं बहुत दुखी हूँ, कल संडे है और मुझे आपके हाथ का नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे बेटा इसमें क्या है, तुम मेरे घर आ जाना है, सब आराम से बैठकर नाश्ता खाना खाएंगे। वैसे भी इस चलती बस में वो बात कहाँ जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में है। क्या सच में? नहीं तो क्या रिया, एकदम सच में। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेजती हूँ। फिर रविवार को रिया उनके घर जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने मंजू का बेटा शिखर खड़ा होता है। दोनों की नजर टकराती है और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कौन है शिखर? मम्मी कोई लड़की है। अरे भैया वो रिया होगी, हमारी बस वाली सहेली। उसे अंदर आने दो ना, कि दरवाजे पर ही खड़ा रखना है। जी अंदर आइए ना। रिया अंदर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं। सब कुछ बहुत टेस्टी बना है आंटी, एकदम लाजवाब। रोज तो आपको ठंडा खाने को मिलता है ना, आज एकदम फ्रेश गर्मा गर्म है। इसलिए असली फ्लेवर सामने आ रहे हैं। भाई मैं तो जब अपने मिसेस को रिश्ते के लिए देखने गया था तब इनके हाथ के चाय समोसे खाकर ही मैंने तय कर दिया था कि ये ही मेरी बीवी बनेगी। और मैंने भी इनके हाथ का नाश्ता खाकर ये तय कर दिया है कि यही मेरी सास बनेगी। रिया नाश्ते के बाद जब घर जाने लगती है तब, अरे बेटा शेखर तुम जरा इसको इसके घर तक छोड़ाओ ना, कहाँ बेचारी अकेली भटकेगी। मैं ठीक है माँ। रिया के मन में तो ये सुनकर ही लड्डू फूटने लगे। शिखर उसे छोड़ भी आता है और घर पहुंचते ही रिया सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन लगाकर कहती है, मम्मी तुम्हारे लिए एक अच्छा दामाद मिल गया है। लड़का तो हीरो जैसा दिखता ही है, लेकिन उससे भी जरूरी बात है मेरी सास। और ये अच्छा लड़का और उससे भी अच्छी खाना बनाकर खिलाने वाली सास कहाँ मिलती है मम्मी? है क्या? ये सब सच है आंटी जी? हाँ एकदम सच है। मेरी बहू रानी को मेरे हाथ का नाश्ता इतना पसंद आया कि वो अगले ही दिन अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आ गई और रिश्ते की बात करती। अब मुझे तो रिया पहले से ही पसंद थी, इसलिए ना का तो सवाल ही नहीं उठता। कमरे में बैठे सभी लोग इस सास बहू की जोड़ी को देखकर दंग थे। कलयुग है भाई, कलयुग और कलयुग। खैर हमें क्या। एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर का हॉल है। सोफे थोड़े पुराने हैं, दीवारों पर कुछ साधारण पेंटिंग्स लगी है और मेज पर एक पुराना अखबार पड़ा है। तभी शिल्पा कमरे से बाहर आती है। हॉल में अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और ममता जी पास ही बैठी पिंकी को नाश्ता करा रही हैं। अजय सुनो, आज शाम को मेरी फ्रेंड रिया के घर बहुत बड़ी पार्टी है। उसने सबको बुलाया है, मुझे भी वहां जाना है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना होगा, वरना वहां जाकर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या शिल्पा, अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें मॉल ले जाकर 3 नई ड्रेसेस दिलाई थी, वो सब अलमारी में वैसी की वैसी ही रखी है। अब फिर से नए कपड़ों की क्या जरूरत पड़ गई? जो कपड़े हैं वही पहन लो, अच्छे तो है वो। तुम नहीं समझोगे अजय, रिया की सारी सहेलियां इतनी अमीर है कि वो एक ड्रेस को दोबारा किसी पार्टी में रिपीट तक नहीं करती। उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। अगर मैं वही पुराने कपड़े पहनकर गई तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। मुझे बहुत अच्छे और महंगे कपड़े चाहिए ताकि मैं भी वहां अपना रौब जमा सकूं। बेटा शिल्पा, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती, थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अजय की तनख्वाह कितनी है ये तुम्हें पता है। हर छोटी बड़ी पार्टी के लिए हजारों रुपए खर्च करना समझदारी नहीं है। सादगी में भी सुंदरता होती है। हाँ मम्मी, आप तो उस नीली वाली साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, वही पहन लो ना, पापा ने पिछले जन्मदिन पर दिलाई थी। तू चुप कर पिंकी, तुझे कुछ नहीं पता, बड़ों के बीच में मत बोला कर। मम्मी जी, आप भी ना बस सादगी का उपदेश देती रहती हैं। जमाना बदल गया है, अगर हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो लोग पूछेंगे भी नहीं। अजय, मुझे बस ये बताओ कि तुम आज मुझे शॉपिंग कराने ले जा रही हो या नहीं? ठीक है बाबा, ठीक है, शाम को ऑफिस से आकर तुम्हें ले चलूंगा, तैयार रहना। पर ज्यादा महंगी शॉपिंग मत करना, इस महीने पहले ही बहुत खर्च हो चुके हैं। अजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिल्पा के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आती है। शाम को अजय ऑफिस से थका हारा घर आता है, लेकिन उसे याद आता है कि शिल्पा को वादा किया है। दोनों पास के एक बड़े शोरूम में जाते हैं। देखो अजय, ये वाली साड़ी कितनी प्यारी है ना, इसका काम देखो कितना बारीक है, बिल्कुल मेरा स्टाइल। 7,000 रुपए? शिल्पा, ये तो बहुत ज्यादा है। एक साड़ी के लिए 7,000? मेरा बजट बिगड़ जाएगा, कुछ और देखो ना जो 2-3 हजार तक की हो। अजय, क्या पूरी जिंदगी बजट ही देखती रहोगे क्या? कभी तो मुझे कुछ अच्छा दिला दिया करो। अगर मैं यही नहीं पहनूंगी तो मेरा वहां जाना ही बेकार है। लोग क्या कहेंगे कि एक क्लर्क की बीवी इसलिए ऐसे सस्ते कपड़े पहनती है। प्लीज अजय, ये दिला दो।
ठीक है ले लो, पर इसके बाद और कुछ नहीं। थैंक यू, पर अजय साड़ी के साथ मैचिंग मेकअप और ज्वेलरी भी तो चाहिए। अकेली साड़ी पहनकर थोड़ी जाऊंगी, चेहरे पर थोड़ा ग्लो भी तो होना चाहिए ना। चलो पास वाले काउंटर से कुछ ब्रांडेड मेकअप भी ले लेते हैं। शिल्पा, अभी 7,000 की साड़ी ली है, अब मेकअप भी। तुम्हें पता है ना मेरी नौकरी छोटी है, ये सब फिजूल खर्ची हम पर भारी पड़ेगी। तुम तो बस पैसे पैसे करते रहते हो। मेकअप दिलाओगे तो ही साड़ी की शोभा बढ़ेगी। अजय बेमन से मेकअप भी दिला देता है। घर आकर शिल्पा खूब सजती संवरती है। रात को दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी बहुत आलीशान है। रिया शिल्पा को देखते ही उसके पास आती है। वाह शिल्पा, क्या स्टैंडर्ड है तेरा। कितनी प्यारी साड़ी पहनी है तूने। ये मेकअप, ये लुक, तू तो बिल्कुल किसी फिल्म स्टार की तरह लग रही है। हरिया थैंक्स। एक्चुअली मेरे ससुराल वालों के पास पैसा बहुत है ना, तो मैं छोटी मोटी चीजें पहनती ही नहीं। अजय को तो आदत है मुझे महंगे गिफ्ट्स देने की। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, वो तो दिख ही रहा है। वैसे तेरे हस्बैंड और तेरी सास को जब मैंने पिछली बार देखा था, वो बहुत सिंपल रहते हैं। मुझे लगा शायद तुम लोग मिडिल क्लास हो। अरे नहीं यार, वो लोग तो बस सादगी पसंद है। उन्हें दिखावा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तिजोरी तो भरी हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर ऑफिसर हैं। अच्छा, जीजा जी ऑफिसर हैं, तो उन्हें हमसे मिलाओ तो सही। शिल्पा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अजय को ढूंढकर रिया के पास लाती है। अजय, ये मेरी सहेली है रिया। रिया, ये मेरे हस्बैंड अजय। नमस्ते जीजा जी। शिल्पा बता रही थी कि आप बहुत बड़े ऑफिस में ऑफिसर हैं। कौन सी पोस्ट पर हैं आप? नमस्ते। ऑफिसर? अरे नहीं, मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क की जॉब में हूँ। शिल्पा ने शायद कुछ गलत समझ लिया होगा। क्लर्क? पर शिल्पा तो कह रही थी। अरे रिया, इनकी तो मजाक करने की आदत है। ये कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाते। बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान है ना, इसलिए हमेशा खुद को छोटा बताते हैं। अजय, तुम भी ना हर वक्त मजाक मत किया करो। अच्छा, जीजा जी तो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। खैर, पार्टी एंजॉय कीजिए। पार्टी खत्म होती है और अजय शिल्पा घर वापस आते हैं। घर आते ही अजय के सब्र का बांध टूट जाता है। वो बेडरूम का दरवाजा बंद करता है और शिल्पा की ओर मुड़ता है। शिल्पा, ये सब क्या था? तुमने वहां झूठ क्यों बोला? ऑफिसर, बहुत सारा पैसा, ससुराल की अमीरी, ये सब हाँकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या पता अजय, अगर मैं वहां बता देती कि तुम एक क्लर्क हो तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। वो सब लोग मुझे दया की नजर से देखते। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी इमेज बनानी है। शिल्पा, झूठ की बुनियाद पर बनी इमेज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जो लोग सच को स्वीकार नहीं कर सकते वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे बड़ी बड़ी हाँकना अच्छी बात नहीं होती। तुम अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिल्पा थैला लेकर सब्जी मंडी जाती है। वहां उसे अपनी एक पुरानी सहेली नेहा मिल जाती है। अरे शिल्पा, तू यहाँ? कितने सालों बाद मिल रही है यार, कैसी है तू? नेहा, अरे वाह, तू तो बिल्कुल बदल गई है। ये तेरी कार है? हाँ यार, अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। देखना, मैं कार से ही सब्जी लेने आई थी। तेरी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई और मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है। कार तो हमारे पास भी है। इनफैक्ट हमारी वाली तो इससे भी बड़ी और महंगी है। ये तूने कितने की ली? ये तो 10 लाख की पड़ी। अच्छा, हमारी वाली थोड़ी महंगी आई, करीब 15 लाख की पड़ी। अजय को छोटी गाड़ियां पसंद नहीं है ना। वाह, तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर निकले। यार, मेरा घर यहीं पास में है, एक बहुत बड़ा बंगला है। चलना, आज तो मेरे घर चल, बहुत बातें करेंगे। अच्छा, ठीक है, चलती हूँ। शिल्पा नेहा के साथ उसके बंगले पर जाती है। बंगला वाकई बहुत भव्य है। वहां 2-3 नौकर काम कर रहे हैं। नेहा उसे आलीशान सोफे पर बिठाती है और नौकर जूस लेकर आता है। ले शिल्पा, जूस पी। बता, तेरा बंगला कैसा है, कहाँ पर है? हाँ नेहा, हमारा बंगला भी बिल्कुल ऐसा ही बड़ा है। कभी तू भी आना हमारे यहाँ। नौकर चाकर तो हमारे यहाँ भी बहुत हैं। शिल्पा वहां बैठकर नेहा की अमीरी देखती है और उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। शिल्पा घर लौटती है। शाम को अजय भी ऑफिस से आता है। शिल्पा गुस्से से किचन में काम कर रही होती है। अजय शिल्पा के पास जाता है। अरे शिल्पा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या होना है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। इतनी छोटी सी जगह, इतने छोटे से घर में शादी हो गई है मेरी। बहू, घर छोटा हो या बड़ा, सुकून होना चाहिए। हम अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपको तो बस यही बातें समझ आती है। कोई काम वाली नहीं है घर में, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। आप लोगों को क्या, आप तो बस बैठकर खाना खाते हैं। पापा, लगता है मम्मी का पारा आज 7वें आसमान पर है। हमें चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। हाँ बेटा, चुपचाप खाना खा लो और अपने कमरे में चले जाओ। एसी में भलाई है।
अजय और पिंकी चुपचाप खाना खाकर चले जाते हैं। शिल्पा बड़बड़ाते हुए घर की सफाई करने लगती है। उसका मन नेहा के बंगले में अटका हुआ है। कुछ दिनों बाद अजय घर आता है। शिल्पा, मेरे ऑफिस की तरफ से एक एनुअल पार्टी है। सभी स्टाफ अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तुम चलोगी? ऑफिस की पार्टी? हाँ बिल्कुल चलूंगी, कम से कम वहां तो मैं अपना स्टैंडर्ड दिखा पाऊंगी। पार्टी वाले दिन शिल्पा फिर से वही महंगी साड़ी और मेकअप लगाकर जाती है। वहां अजय के कुछ कलीग्स और उनकी पत्नियां शिल्पा से मिलती है। वाह अजय जी, आपकी बीवी तो बहुत स्मार्ट और सुंदर है। थैंक्स। एक्चुअली ये ड्रेस मैंने बहुत महंगी बुटीक से ली थी और मेकअप भी मैंने शहर के सबसे बड़े पार्लर से कराया है। मुझे क्वालिटी से समझौता करना पसंद नहीं है। अच्छा, आप तो बहुत अमीर लगती हैं। हाँ, मेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसा है। अजय तो बस शौक के लिए यहाँ काम करते हैं, वरना हमें इस नौकरी की जरूरत नहीं है। तभी वहां शिल्पा की कुछ पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं, जो किसी और स्टाफ की रिश्तेदार हैं। शिल्पा, तू यहाँ कैसे? अरे पूनम, मेरे हस्बैंड एक्चुअली ऑफिसर हैं इसी कंपनी में, तो पार्टी थी तो हम भी यहाँ आ गए। ऑफिसर? अच्छा यार, तो फिर किसी दिन अपने घर तो बुला, हम भी देखना चाहते हैं तेरा हाई फाई लाइफस्टाइल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आना। तो फिर अपना पता बता, हम कल या परसों आ जाएंगे। पता एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नया एरिया है ना। मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी, अभी मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। शिल्पा वहां से कट लेती है। रास्ते में वापस आते समय वो अजय को कोसती है। अजय, मेरी सहेलियां मेरे घर आना चाहती है, अब मैं क्या करूं? शिल्पा, अगर वो तुम्हारी सहेलियां हैं तो वो घर नहीं तुम्हें देखने आएंगी। तुम इतना डरती क्यों हो? कुछ दिनों बाद पूनम शिल्पा को फोन लगाती है, पर शिल्पा फोन नहीं उठाती। पूनम फिर अजय को फोन करती है। हेलो अजय जी, मैं शिल्पा की फ्रेंड पूनम बोल रही हूँ। उसे सरप्राइज देना था, क्या मैं घर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकती है, आप आ जाइए, शिल्पा घर पर ही है। दोपहर का समय है। शिल्पा घर में साधारण कपड़ों में बैठी है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। शिल्पा दरवाजा खोलती है और पूनम को सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। पूनम, तू यहाँ? तुझे पता कैसे चला? मैंने जीजा जी से नंबर और पता ले लिया था। यार, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और ये तेरा घर है? तू तो बड़े बंगले की बात कर रही थी। अरे हाँ, आ बैठना। एक्चुअली वो मम्मी जी को घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना, तो ये बाजार और अस्पताल के पास है, इसलिए हम इस पुराने घर में शिफ्ट हो गए हैं ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। बंगला तो रेनोवेशन पर है। अच्छा, ये बात है। पर घर तो बहुत ही साधारण है। और तेरी वो काम वाली कहाँ रह गई जिसकी तू तारीफ कर रही थी? मम्मी जी सुनिए, मेरी सहेली आई है। वो काम वाली आज फिर छुट्टी पर है क्या? देखो ना, कामचोर हो गई है। मम्मी जी, आप जरा इनके लिए जूस ले आइए ना। काम वाली बहू? हमारे यहाँ तो कोई काम वाली कभी थी ही नहीं। तू किसकी बात? अरे मम्मी जी, आप ही ना भूल जाती है, वो जो आती थी। खैर पूनम, मम्मी जी आज थोड़ी थकी हुई है, मैं ही ले आती हूँ। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हमारे यहाँ तो कोई कामवाली नहीं है। आप हमेशा काम वाली क्यों बोलती हो? तू अंदर जा पिंकी, तू नहीं समझेगी, ये बड़ों की बातें हैं। थोड़ी देर बाद पूनम चली जाती है। अजय के घर आते ही शिल्पा उस पर बरस पड़ती है। तुमने अपना नंबर और घर का पता पूनम को क्यों दिया? मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। वो देख रही थी कि मैं इस झोपड़े घर में कैसे रहती हूँ। बहू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जो हम हैं वो हैं, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? मेहनत की कमाई का घर है ये। माँ जी, आपको नहीं समझ में आता, दिखावा आज की जरूरत है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शिल्पा के मन में दिखावे की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। एक दिन शिल्पा अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है। वापसी के समय अचानक नेहा की कार खराब हो जाती है। अरे यार, ये कार को अभी खराब होना था, शाम होने वाली है और हम बीच रास्ते में फंसे हैं, अब क्या करेंगे? शिल्पा, तू तो कह रही थी ना कि तेरा बंगला इसी पॉश इलाके के आसपास कहीं है। क्यों ना आज हम तेरे बंगले पर ही रुके। तूने पिछले घर में तो हमें मम्मी जी की बीमारी का बहाना देकर बुलाया था, आज तो असली बंगला दिखा दे। हाँ, मेरा बंगला वो एक्चुअली पास ही है, पर वहाँ सफाई चल रही है ना। बहाने मत बना शिल्पा, अगर तू हमारी दोस्त है तो आज हमें अपने बंगले पर ले जा, वरना हम समझ जाएंगे कि तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करती है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। शिल्पा को अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो सहेलियों को उसी पॉश कॉलोनी के एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले के सामने ले जाती है। बंगले के बाहर एक वॉचमैन बैठा था। शिल्पा दौड़कर वॉचमैन के पास जाती है। भैया सुनिए, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, मुझे बस 15 मिनट के लिए उन्हें ये बंगला दिखाना है कि ये मेरा है। आप ये कुछ पैसे रखिए और जब मैं अंदर आऊं तो बस सिर झुकाकर नमस्ते कर दीजिएगा। मैं कल आकर आपको चाय नाश्ते के और भी पैसे दे दूंगी। ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा।
शिल्पा अपनी सहेलियों को गर्व से अंदर ले जाती है। सहेलियां बंगले की भव्यता देखकर दंग रह जाती है। शिल्पा हवा में महल बनाने लगती है। देखा, ये है मेरा असली घर, इसकी कीमत करोड़ों में है। वाह शिल्पा, तू तो वाकई बहुत लकी है। इतना बड़ा लॉन, इतनी महंगी मूर्तियां। हाँ, ये मूर्तियां हमने विदेश से मंगवाई है और ये फर्नीचर भी कस्टमाइज्ड है। इधर मार्केट में ममता जी सब्जी ले रही थी। तभी उन्होंने शिल्पा को अपनी सहेलियों के साथ उस वीरान बंगले की तरफ जाते हुए देखा। वो तुरंत अजय को फोन लगाती है। हेलो अजय, बेटा जल्दी उस पुराने खन्ना बंगले के पास आ। मैंने बहू को कुछ लड़कियों के साथ वहां जाते देखा है। मुझे डर है कि वो फिर से कोई झूठ बोलकर फंस ना जाए। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ माँ, आप वहीं रुकिए। तब तक वहां बंगले के मालिक भी आ जाते हैं और शिल्पा और उसके दोस्तों को देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? वॉचमैन, ये लोग कौन है और मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम और ये ड्रामा क्या है? मेरे घर को अपना बताकर इन लोगों को क्यों घुमा रही हो? क्या? शिल्पा, ये तेरा बंगला नहीं है। मिस्टर खन्ना, ये तो कह रही है कि ये इसकी मालकिन है। मालकिन? इसकी औकात भी है ये बंगला खरीदने की? वॉचमैन, क्या इसने तुझे पैसे दिए थे? तू है तुझ पर शिल्पा, तू इतनी बड़ी झूठी है। हमें लगा था तू वाकई अमीर है, पर तू तो एक नंबर की फ्रॉड निकली। सही कहा, आज के बाद हमसे बात मत करना। हमें शर्म आती है कि तू हमारी दोस्त है। तभी अजय और ममता जी वहां पहुंच जाते हैं। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मेरी पत्नी ने झूठ बोला, ये उसकी गलती है। पर आप लोग कैसी दोस्त हैं? क्या आपकी दोस्ती सिर्फ बंगले और पैसों के लिए थी? अरे अजय जी, देखिए तो सही, ये क्या कर रही है? मैंने सब देख लिया, पर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की इस तरह बेइज्जती करने की? अगर आप उसकी सच्ची सहेलियां होती तो उसके छोटे घर को भी प्यार से अपनाती। शिल्पा, देखा तुमने, ये तुम्हारी वो सहेलियां हैं जिनके लिए तुम दिन रात मरती थी। आज जैसे ही तुम्हारी गरीबी सामने आई, इन्होंने एक पल नहीं लगाया तुम्हें जलील करने में। देखो भाई, मैं गुस्सा था क्योंकि ये मेरे घर का मामला था, पर तुम्हारी माँ सही कह रही है। बहू, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ऐसा परिवार है जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए अजय। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी हो गई थी, मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मैंने आप लोगों की सादगी का मजाक उड़ाया, जबकि आप लोग ही मेरा असली गौरव हो। शिल्पा, जो हम हैं उसमें खुश रहना सीखो। मेहनत करेंगे तो एक दिन अपना छोटा सा घर भी बंगले जैसा लगेगा। आज के बाद मैं कभी दिखावा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि सुकून और इज्जत दिखावे में नहीं, सच में है।